शुरुआत किया जाए सेक्शन बी का शुरुआत एसएचएम वेव और थर्मोडायनामिक्स सेक्शन में रहेंगे। इससे आपको 7 से लेकर 10 क्वेश्चन के बीच में मिलने वाले हैं। तो लगभग आप मान के चलो कि 30 से लेकर 40 के आसपास यहाँ से भी स्कोर बन जाएगा। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो बच्चों, आप लोगों ने ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि सर ये सर वो, बहुत अच्छा, धन्यवाद इसके लिए स्पेशली। तो 52 नंबर्स के स्कोर आप लोगों ने कर लिया होगा। इतना तो स्कोर अभी तक हो चुका है, लेकिन हमारा टारगेट 52 नहीं है मेरे बच्चे। हमारा टारगेट तो 160 से ऊपर का है, और ये इतने आसान तो है नहीं, हमें बहुत मेहनत करना है। अभी हम एक ही सेक्शन कंप्लीट किए हैं, अभी 3 सेक्शन और करने हैं मेरे बच्चे। तो आइए शुरुआत किया जाए सेक्शन बी का शुरुआत एसएचएम वेव और थर्मोडायनामिक्स इस सेक्शन में रहेंगे। इससे आपको 7 से लेकर 10 क्वेश्चन के बीच में मिलने वाले हैं। तो लगभग आप मान के चलो कि 30 से लेकर 40 के आसपास यहाँ से भी स्कोर बन जाएगा। ठीक है, उधर से चलो आपने कितना कर लिया 50, इधर से 30-40 स्कोर हो जाएगा, मतलब 80-90 तो ऐसे ही बन जाएंगे। फिर जब मैं आपको सेक्शन सी लेके आऊँगा, जहाँ पर कम से कम 60 नंबर, आप मान के चलो कि 60 नंबर के तो वहाँ से आने ही आने हैं। बस 2-3 दिन के बाद मैं जैसी सेक्शन सी में एंट्री करूँगा, तो आप देखोगे कि सीधा 60 नंबर बना और आपका स्कोर 150 के आसपास हो गया। बताओ, जो बच्चे कहता था मेरा 0 स्कोर आ रहा है सर, मेरा 10 आ रहा है, मेरा 20 आ रहा है, वो बच्चे भी अब 150 स्कोर करेंगे। तो चलिए, बातें करने के लिए फिर 5 मई के बाद बातें करेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप पढ़ते हैं। तो चलिए, इस सेक्शन में हमें, आपको पता ही होगा, इस सेक्शन में सेक्शन बी में 3 पार्ट्स हमने लेके आया, एसएचएम वेव्स और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। थोड़ा ध्यान देना मेरे बच्चे, एसएचएम जो है इस सेक्शन का बैकबोन है। एसएचएम बहुत अच्छे समझ में आएगा तो वेव समझ में आएगा, और उसके बाद एक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सेक्शन है, ये आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों सेक्शन मिला करके 7 से 10 क्वेश्चन रहने हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए एसएचएम के साथ। तो बच्चों, हम ज़्यादा बात कर नहीं करेंगे, हम एसएचएम के कुछ की कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और कुछ की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट नाम लिया मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, इसको ध्यान सुनिएगा। जहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होता है उसे कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं उसको? मीन पोजीशन। जहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होगा उसका नाम होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। ओके, अब यहाँ से देखो, एक बॉडी, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है टू एंड फ्रो मोशन करने का, और ये यहाँ से मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है या उतना ही पीछे तक आ सकता है। तो मैं इसको कहूँगा मेन पोजीशन, इसको कहूँगा एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों, इसको भी क्या बोलूँगा? एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन आपको याद रहे, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। मैंने इसका नाम रखा है x=0, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 है या कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने कहा x=0। अच्छा, ये बॉडी, ये पार्टिकल कहाँ तक जाएगा? तो कहोगे सर यहाँ तक मैक्सिमम आ जाएगा, तो इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बात याद रहेगा? ए स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम इतना डिस्प्लेस किया उतना ही मैक्सिमम ये पीछे भी आएगा, तो ये हो गया x=-a। तो ये बात समझ में आ गया, मेन पोजीशन क्या होता है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है। छोटे छोटे टर्म्स को देखो, जैसे मान लो एक सिंपल पेंडुलम है बच्चा, एक सिंपल पेंडुलम, मैं कहता हूँ यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, डिस्टर्बेंस दिया इसको, तो ये थोड़ा ऊपर गया और जितना ऊपर गया उतना इधर भी चला गया। तो कहोगे सर इसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि भाई एसएचएम कर रहा है, और इसकी ये मेन पोजीशन और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स को समझाने जा रहा हूँ, जिसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना। मैं जो बात समझाने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, कि मेन पोजीशन पर कुछ टर्म्स को डिफाइन कर रहा हूँ। मेन पोजीशन पर वेलोसिटी जो होता है मैक्सिमम होता है, मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होता है। ये बात याद रखिएगा।
जो भी की कॉन्सेप्ट है वही समझा रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर तो मैं पढ़ा नहीं सकता, बस उसके की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ऐसे ही मीन पोजीशन पर फोर्स 0 है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम होगा। ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ भी मैक्सिमम होगा। ऐसे ही मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। यहाँ भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अब ऐसे ही मुझे फिर से बताओ, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है तो जो एक्सट्रीम पोजीशन होता है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है बच्चों। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें, सारी बातें समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ की कॉन्सेप्ट है, मैं चैप्टर्स पूरे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि समय बहुत कम है, और पूरे चैप्टर को मैं बस की कॉन्सेप्ट के रूप में इसको दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ SHM। टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? इक्वेशन ऑफ SHM। तो आप जानते हो इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है? d2x बाई dt स्क्वायर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यही इक्वेशन ऑफ SHM कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन ऑफ SHM कहलाता है। बस आप ध्यान रखिएगा कि d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन ऑफ SHM। इसके दो जनरल सॉल्यूशंस होते थे जैसे कि आप पढ़ते आए हो। पहला सॉल्यूशन होता था x इज a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और दूसरा इक्वेशन होता था a कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। तो बच्चों इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। क्या बोलते हैं इसको? जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, और ये हुआ इक्वेशन ऑफ SHM। अब जनरली हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM पे। तो भाई x इक्वल टू क्या लिखा हमने? a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। आप a कॉस ओमेगा t प्लस फाइव से भी कर सकते हो, मैं कोई भी एक रेफरेंस ले लिया। अच्छा ये a क्या है मुझे बताते चले जाओ, ये a क्या है फटाफट बोलते चले जाओ। a क्या है बच्चों? a मतलब एम्पलीट्यूड। a का मतलब क्या हुआ बच्चों? एम्पलीट्यूड। अच्छा ये ओमेगा क्या होता है बच्चों? ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? 2π बाई टाइम पीरियड या अंडर रूट में k/m। सारी बातों को याद रखेंगे आप। अच्छा ये t और t में क्या अंतर है? ये t और ये t में क्या अंतर है? सुनते जाना, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनते जाना। इस t का मतलब होता है टाइम पीरियड। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगा था उसे कहते थे टाइम पीरियड, ठीक बात। और ये स्मॉल t क्या होता है बच्चों? किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर जाने में जो समय लगता है उसे कहते हैं टाइम टेकन। क्या कहते हैं उसको? टाइम टेकन। एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर जाने में जो समय लगेगा उसे कहते हैं टाइम टेकन। तो ये सारे टर्म्स को आपको समझ में आ चुका है। अब बात उठता है ये फाई क्या है? ध्यान देना, इस फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? इनिशियल फेज। और ओमेगा t प्लस फाइव को क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज द फेज। अगर मैं पूछूंगी भाई इसका फेज क्या है, दोनों तो एंगल ही है। डायमेंशनली देखो दोनों एंगल ही है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो इसे कहते हैं फाइनल फेज मतलब फेज, और इसे कहते हैं इनिशियल फेज। अब मुद्दा बनता है इनिशियल फेज कैसे निकालें? तो सुनिए ध्यान से। फेज निकालने की सिंपल तरीका है, मैं कुछ बातें समझाने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये x इक्वल टू 0 बच्चों, ये x इक्वल टू a बच्चों, ये x इक्वल टू a बाई रूट टू, a बाई टू कर दो, ऐसी a बाई रूट टू जो भी कुछ है। इधर भी x इक्वल टू माइनस a। कभी भी आपको फेज निकालने के लिए कह दे, इनिशियल फेज निकालने के लिए कह दे, तो जैसे मैं कह दिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a बाई टू, x इक्वल टू a बाई रूट टू, x इक्वल टू रूट 3a बाई टू। ऐसे ही बच्चों x इक्वल टू a, ऐसे ही बच्चों x इक्वल टू माइनस a।
ये सारे लोकेशन पे मैं जानना चाहता हूँ कि इसका फेज क्या था। बस आपको छोटे छोटे टर्म्स को समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको साइन टेबल आता है तो आपको समझो सब कुछ आता है। तो x इक्वल टू 0 चेक करो साइन कितने पे 0 होता है, 0 पे होता है, तो मैं फेज को लिखूंगा 0। x इक्वल टू a/2, तो बच्चों a/2 का मतलब हाफ, साइन कितने पे हाफ होता है 30 डिग्री, तो मैं इसको लिखूंगा 30 डिग्री मतलब π/6। बच्चों a/√2 साइन कितने पे 1/√2 45 डिग्री, इसे फेज बोलेंगे π/4। √3a/2 साइन कितने पे √3a/2 बच्चों, तो कह दोगे साइन 60 डिग्री, तो मैं इसको लिख दूंगा π/3। ये सारे इनिशियल फेज है। x इक्वल टू a बच्चों, x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a कब होता है बच्चों, 1 कब होता है, साइन कितने पे 1 होता है बच्चों 90 डिग्री, तो मैं इसको लिखूंगा 90 डिग्री। x इक्वल टू -a बच्चों, -a, तो -a कब होता है, तो कहोगे 3π/2, 3π/2, तो यहाँ पर फेज कितना हो जाएगा 3π/2। अब एक बात आपको और समझाने जा रहा हूँ, वो भी सुन लो। अगर मैं ग्राफ देखूँ इसका तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, तो 0 से π/2 पे गया तो ये एक्सट्रीम पे आ गया, फिर π/2 से पाई पे आया तो फिर से वो मीन पे आ गया, फिर पाई से 3π/2 पे गया तो एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया फिर से, और आप कह दोगे कि 3π/2 से 2π पे आया तो फिर से कंप्लीटली वो सारे ऑसिलेट करते हुए वो फिर से मेन पोजीशन पर आ चुका है। तो मैं कह दूंगा कि 0 से लेके 2π के बीच में जो समय लगा था उसे कहते थे टाइम पीरियड। क्या कहते थे, टाइम पीरियड। जैसे छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने बच्चों, एक ग्राफ दिखा दिया आपको, एक्सटी ग्राफ दिखा दिया बच्चों ऐसे, और मैंने कहा कि ये देखो यहाँ लिखा है 0, यहाँ लिखा है 4, ये 6 है, ये 8 है, ऐसा कुछ है, और मैंने पूछा कि बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो कहोगे सर 0 से लेके 2π के बीच में जो समय लगा था वही टाइम पीरियड है। तो बताओ कितना समय लगा था, 6 सेकेंड। तो यही हो गया इसका टाइम पीरियड, कैपिटल T। याद रखें कैपिटल T का मतलब टाइम पीरियड। अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत बारीकी से समझना, मैं बस की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अगर आपको बच्चों डिटेल्स स्टडी चाहिए तो इसी चैनल पे मैंने आपके लिए SHM का स्पेशल वीडियोस प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें और मैं उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगा, लिंक इस वीडियो में ज़रूर अटैच कर दूंगा, ताकि मेरे बच्चे को अगर कोई भी SHM को और डिटेल्स स्टडी चाहिए तो वहाँ जाकर के और अच्छे से डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, बिना बातें किए आगे बढ़े बच्चों। अब यहाँ पर बात उठता है टाइम टेकन टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कितना समय लगता है। इसके लिए एक स्पेशल तरीका मैंने ढूंढा, T/2π इंटू डेल्टा फाई, T/2π इंटू डेल्टा फाई। बस इतना ही करने से आप आराम से टाइम टेकन निकाल सकते हो। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a पर जाने में कितना समय लगेगा, तो आप कैसे निकालोगे बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि सर x इक्वल टू 0 पर देखो, यहाँ का 0 पर फेज़ कितना, तो 0, x इक्वल टू a पर फेज़ कितना बच्चों 90 डिग्री। तो मैंने कहा कि बताओ दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस कितना होगा, तो π/2 - 0, तो मतलब π/2 फेज़ डिफरेंस हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो फार्मूला क्या होता है, T/2π इंटू डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई कितना है बच्चों, π/2, पाई से पाई कैंसिल, तो बताइए कितना समय लगा होगा 0 से a पर जाने में। बड़ी आसानी से आपने कह दिया T/4। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर में। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ बच्चों, और यहाँ देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे कह दिया कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 पे जाने में कितना समय लगेगा, ऐसे ही x इक्वल टू a/2 से x इक्वल टू a पर जाने में कितना समय लगेगा। ऐसे ही बच्चों x इक्वल टू सुनते जाइएगा, x इक्वल टू a/2 0 से a/√2 पे जाने में कितना समय लगेगा। जब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप इसको कैसे डील करेंगे जना सुनने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं था, आपको बस फेज निकाल देना है। बताइए x इक्वल टू 0 पे कितना फेज, x इक्वल टू 0 पर कितना फेज, तो कहोगे 0 फेज। भाई साइन 0 पर 0 होता है। x इक्वल टू a/2 पर कितना फेज, तो कहोगे साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो π/6। तो बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चों,
पाई बाय 6 माइनस 0 मतलब पाई बाय 6। क्या फार्मूला बताया, टी बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई पाई बाय 6। बस पाई से पाई कैंसिल, तो कितना समय लग गया बच्चों, टी बाई 12। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि 0 से a बाई 2 पे जाने में कितना समय लगा, टी बाई 12। ऐसे मैंने बोला a बाई 2 से a पर जाने में कितना समय लगेगा, तो कहोगे सर यहाँ का जो फेज होगा वो होगा पाई बाय 6 30 डिग्री, और यहाँ का जो फेज होगा बच्चों वो है 90 डिग्री पाई बाय 2। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ का जो फेज डिफरेंस होगा, मैं कह सकता हूँ यहाँ का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री में से 30 डिग्री, तो कितना हो गया बच्चों, 90 में से 30 गया तो कितना हुआ, 60 पाई बाय 3। तो मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि कितना है इसका टाइम पीरियड, कितना टाइम लगेगा, तो टी बाई 2 पाई इंटू पाई बाय 3, और बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि टाइम लग गया टी बाई 6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आने लगा होगा बच्चों। ऐसी मैंने बात किया कि बताइए 0 से a बाय रूट 2 पे जाने में कितना समय लगा होगा बच्चों, 0 से a बाय रूट 2 पे जाने में कितना समय लगा होगा बच्चों। तो x इक्वल टू 0 पर बताओ फेज कितना, तो 0। x इक्वल टू a बाय रूट 2 पर बोलो फेज कितना, जल्दी बताओ, पाई बाय 4। साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2। तो बताइए दोनों के बीच के फेज डिफरेंस कितना बच्चों, तो कहोगे पाई बाय 4। तो मुझे जल्दी जल्दी बता दो कितना समय लगेगा, टी बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है, पाई बाय 4। हो कितना समय लगा, टी बाई 8। अब देख सकते हो कैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कितना समय लगेगा, बहुत आसानी से बना सकते हैं बच्चों। तो कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बहुत प्यारा क्वेश्चन आया बच्चों, क्या पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम बिटवीन -a टू +a, हो इफ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो फ्रॉम 0 से a बाई 2, 0 से a बाई 2 इज 2 सेकेंड, देन टाइम टेकन टू गो फ्रॉम a बाई 2 से a पर। अभी भी निकाला था, 0 से a बाई 2 पे जाने में कितना समय लगा, टी बाई 12। कितना लगा, टी बाई 12। तो 0 से a बाई 2 पे आने में लगा है समय टी बाई 12। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। तो बोलो टाइम पीरियड कितना हो गया, 24 सेकेंड। बधाइयो, टाइम पीरियड कितना आ गया, 24 सेकेंड। तो फिर मुझसे क्या पूछा गया, a बाई 2 से a पर जाने में कितना समय लगेगा। तो बोलो बच्चों a बाई 2 से a पर जाने में कितना समय लगेगा। तो मैंने अभी करवाया, a बाई 2 से a पर जाने में लगा है टी बाई 6। कितना लगा, टी बाई 6। अभी भी निकाल लेते हैं ना, टी बाई 6। तो बताओ टी का वैल्यू कितना है, 24 सेकेंड। 24 बाई 6 कितना आंसर आया, 4 सेकेंड। है कोई ऑप्शन में, हो थर्ड पार्ट इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। कितना इजी है ना, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन देख रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इट्स एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इट्स एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड इज 6 सेकेंड। बहुत अच्छी बात। द टाइम it will take to travel from its position of maximum displacement to the point of corresponding half of the amplitude। मतलब A से A बाई 2 पे जाने में कितना समय लगेगा। हो अभी तो किया था, कितना समय लगा था, कितना समय लगा था, चाहे इससे या इससे इसके, ऐसे ही रहेगा। टी बाई 6, टी बाई 6 बच्चों, टी बाई 6, टी बाई 6। टी कितना था, 6 सेकेंड, 6 बाई 6। हो 1 सेकेंड, बस बात खत्म। मैंने इसका ऑप्शंस दे नहीं पाया था, एक्चुअल में जेईई मेन का क्वेश्चन था, तो हो सकता है नीट में जो क्वेश्चन यही क्वेश्चन दे दे तो ऑप्शन बना के दे देगा, वहाँ पर तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स तो रहेंगे नहीं बच्चों। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे आप, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस इस फार्मूला को याद कर लीजिए, मस्त हो जाइए। बस यही फार्मूला काफ़ी होता है। वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो यही फार्मूला को यूज़ करिए। और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो भी ध्यान रखिएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बस यही दो फार्मूला से आपको सारे क्वेश्चंस बनने हैं। वेलोसिटी एट एनी पोजीशन का ये फार्मूला और एक्सेलरेशन का ये फार्मूला। अब मैं यहाँ पर 2-3 बातें करूँगा। मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है बच्चों, एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर क्या होता है, x इक्वल टू 0। जैसे ही पुट करोगे तो वी मैक्स का फार्मूला आ जाएगा बच्चों, ए ओमेगा। क्या आ जाएगा, ए ओमेगा। बस याद रखिएगा।
ऐसे ही एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन अभी दिखाया था मैंने, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसे मैंने बोला मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो बस ए मैक्स क्या लिखेंगे आप, माइनस में ओमेगा स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे आप, माइनस में ओमेगा स्क्वायर ए। फिर हम बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो आपने करना क्या है, जरा उसको सुनिए। जो भी फंक्शन गिवन होगा, मान लीजिए यही फंक्शन गिवन है, एक्स इज ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मैथ यूज़ करना है यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। अब ध्यान देना बायो वाले बच्चे स्पेशली, वैसे सारे तो बायो वाले ही हो, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो उसके कॉफिशिएंट को बाहर निकाल दो, हो गया, और अंदर भी रहेगा बस। अब यहाँ पर समय का वैल्यू पुट कर दो, जो भी समय था वो जैसे ही समय पुट करोगे तो आपका आंसर तैयार है। ऐसी एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, तो क्या करो, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो और टाइम पुट कर दो तो डाटा आ जाएगा। चलो इसमें कुछ बातें कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ग्राफ्स की बात करना होगा, वेलोसिटी वर्सेस एक्स। तो जैसे कि आप जानते हो v होता है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिखो सिंपल भाषा में, v अपॉन ओमेगा इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बच्चों, तो क्या डाटा मिल गया देखो, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 इज ए स्क्वायर। और जैसे कि आप जानते हो, थोड़ा ध्यान रखना, मैथमेटिकल टूल्स में इस टाइप की सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे आपको। तो ये जो आप देख रहे हो बच्चों, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आप याद कर लोगे, आपके पास और कोई अभी आप ऑप्शंस नहीं है। ये इक्वेशन इलिप्स का है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज समथिंग कांस्टेंट। तो ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, इसीलिए जो ग्राफ होगा इसका बच्चों वो इलिप्टिकल ग्राफ होगा। तो वेलोसिटी और एक्स का जो ग्राफ होगा बच्चों वो हमेशा इलिप्टिकल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स। तो आप जैसे कि जानते हो बच्चों, एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में ग्राफ की बात करेंगे हम, एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में। तो एक्सेलरेशन होता है माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा y बराबर माइनस एम एक्स। तो इंटरसेप्ट इज 0 एंड स्लोप इज नेगेटिव, ये रहा। तो अब देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में ग्राफ जो हो गया स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, इसका जो स्लोप होगा बच्चों, इसका जो स्लोप होगा मतलब इसका जो टेन थीटा होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, इसका जो स्लोप होगा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। इसका स्लोप का मतलब टेन थीटा और वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन देगा कि बताइए ये ए और एक्स का ग्राफ है, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो क्या करो स्लोप निकाल लो, ठीक है। स्लोप हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा होता है 2 बाय टाइम पीरियड, तो निकल गया टाइम पीरियड। ऐसे बच्चों फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर बात करें तो आप तो जानते हो ऐसे चल गया, फोर्स क्या होता है माइनस में के एक्स, क्या होता है माइनस में के एक्स। तो भाई फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ कैसे लिखने वाले हैं आप, एफ और एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल ऐसा ग्राफ होगा। इसका भी जो स्लोप होगा वो फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमारा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर होना होगा और कुछ क्वेश्चंस करते ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम आगे बढ़ें। अपने पास एक क्वेश्चन आया, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ये रहा और हमसे कई सारी बातें पूछा गया। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बोला कि x इक्वल टू 3 sin 2 pi t प्लस 5/4, आप क्या करो, अपने जो जनरल इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इससे कंपेयर करो। तो बताओ a बराबर कितना आ गया 3, a इक्वल टू 3 हो गया। बताइए ओमेगा किसके बराबर हो गया 2 पाई,
बताइए फाई किसके बराबर हो गया, पाई बाय 4। तो हमें जो बात पूछा जा रहा है आराम से बताते जा रहे हैं, ए ओमेगा फाई सब निकल गया। अब जानते हो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड बच्चों, बस आसानी से हम बना सकते हैं 2 पाई बाय 2 पाई। अब देखो टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, इट मीन्स 2 पाई बाय ओमेगा क्या है 2 पाई। 1 सेकेंड हो गया बच्चों, तो हमारा टाइम पीरियड भी आ गया। और फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आप जानते हो 1 ओवर टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 1 पर सेकेंड या 1 हर्ट्ज। बहुत आसानी से हम बता दिए। अब बात किया कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, सो सुनो ध्यान से, इसको बहुत अच्छे से सुनना। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ का नाम लिया, तो आप तो जानते हो ये मेन पोजीशन है, इधर एक्सट्रीम इधर एक्सट्रीम, तो इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, तो टोटल लेंथ जो होगा वो कितना होगा बच्चों, 2a। कितना होगा, 2a। तो लेंथ ऑफ द पाथ इज 2a, और a कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, a था 3, तो 2 गुना 3, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी दे रखा है यूनिट उतना हो जाएगा बच्चों। हम फिर बात करेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 टाइम पीरियड, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना करेगा, 4a। यस, कैसे, गया आया, तो टोटल डिस्टेंस इज 4a एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि यही आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का नाम लेंगे तो आप 0 कहोगे, और टोटल डिस्टेंस कहोगे तो 4a हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 2, हमें करना क्या है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जैसे ही मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आपको ओमेगा भी पता है और आपको a भी पता है और s का वैल्यू गिवन है। बहुत आसानी से आप v का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे पुट करोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। मैंने बोला मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आप तो जानते हो वी मैक्स का फार्मूला होता है बच्चों, वी मैक्स का फार्मूला होता है ए ओमेगा। क्या होता है, ए ओमेगा। ए क्या है 3, ओमेगा क्या है बच्चों 2 पाई। बड़ी आसानी से कह दिया 6 पाई मीटर पर सेकेंड या 6 या जो भी है सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो भी यूनिट था हम आराम से बना दिए। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का नाम लिया बच्चों, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हो, ए मैक्स। ए मैक्स क्या होता है, माइनस में ओमेगा स्क्वायर ए। तो चलो ओमेगा कितना है 2 पाई, तो माइनस में 4 पाई स्क्वायर गुना ए कितना था बच्चों, ए था 3। तो बड़ी आसानी से हम कह दिए द डाटा इज माइनस में 12 पाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये ध्यान रखिएगा जो भी यूनिट होगा वो पुट करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो स्क्वायर हो या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, जैसा रहेगा आप देख लेना। फिर मैंने बोला एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन, देख लो एनी पोजीशन ही तो बात हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू दे रखा है 2, ओमेगा दे रखा है 2 पाई, वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो भाई इतने क्वेश्चंस तो हमें आसानी से बन ही जाएंगे। जैसे ही मैंने नाम लिया अगले, देखो यहाँ क्या बोला कि वेलोसिटी एट एनी टाइम और एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। तो मैं क्या बोला कि जो भी इक्वेशंस गिवन है बच्चों, जो भी इक्वेशंस गिवन है, देखो ध्यान से, क्या इक्वेशन गिवन है, 3 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 4, x इक्वल टू 3 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 4। जो भी इक्वेशन गिवन होगा बच्चों, आपको करना क्या है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। एक बार कर देंगे तो v आएगा और 2 बार करेंगे तो a आ जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो हो गया 6 पाई, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2 pi t प्लस पाई बाई 4, 2 pi t प्लस पाई बाई 4। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ cos 2 pi t कितने समय बोला था, 2 पे, तो 2 पाई गुना 2 मतलब 4 पाई प्लस पाई बाई 4। याद रखिएगा बच्चों n पाई 2n पाई के बाद जो होगा, तो मैथमेटिकल टूल्स में वैसे मैं समझा दूंगा सारी चीज़ों को। तो cos ही रह जाएगा, ये 4 पाई प्लस पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 होता है। कैसे होता है ये सारे मैथमेटिकल बात टूल्स में अभी वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, उसमें मैं बता दूंगा। ऐसे ही मैं बता सकता हूँ 6 पाई cos 45 कितना होता है 1/√2, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आप एक्सेलरेशन खुद निकाल लेना। कैसे निकालोगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे और जो भी टाइम होगा वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा वैल्यू। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आ रहा है बच्चों, हमें समझना होगा अच्छे से क्या क्या कह रहा है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर SHM विद एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई। when the particle is at 2 सेंटीमीटर, जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पे था, सुनते जाना, जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर पे था
फ्रॉम मेन पोजीशन, उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। उस वक्त जो ए वी का जो मैग्नीट्यूड था वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर था। तो वी होता क्या है बच्चों, वी होता है बच्चों ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ रहे, वी क्या होता है ओमेगा, वी होता है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो वैल्यू था वो किसके बराबर बोला था कि एक्सेलरेशन के बराबर था। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। और हमें पहले से बोल चुका है कि मैग्नीट्यूड का नाम ले लिया, तो क्यों घबरा रहे हो, सीधा सीधा बात कर लो। ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया हूँ, तो ये हो गया ओमेगा का पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर से ये कैंसिल कर सकता हूँ, तो देख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या बोला है मुझे, ए दे रखा है और एक्स दे रखा है। ए दे रखा है 3, तो 3 तिया 9, और एक्स दे रखा है 2, 2 दूनी 4 इज ओमेगा स्क्वायर। एक्स दे रखा है 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों ये कितना हो गया, द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज 5/4, मतलब ओमेगा इज अंडर रूट में 5/4। तो मैं कह सकता हूँ ओमेगा होता है 2 बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 और 4 बाहर आएगा तो 2, तो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 4π/√5। है कोई ऑप्शन, जल्दी चेक करो। 4π/√5, यस, सेकेंड पार्ट इज वेरी वेरी गुड। ऑप्शंस यहाँ देखो ध्यान से, तो कितना आसान था। थोड़े से कैलकुलेशन होते हैं, हमें करना होगा वहाँ पर कैलकुलेशन। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कहना चाह रहा है कि अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग एंड इट इज मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रो like a simple pendulum. The acceleration of the bow of the pendulum is 20 meter per second square. Acceleration is 20 at a distance of 5 meter. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो टाइम पीरियड क्या, लॉलीपॉप क्वेश्चन आया भाई। एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके बहुत अच्छा। एक्सेलेरेशन था 20 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स कितना है बच्चों 5, बस सॉल्व कर देना है। 5 4 20, ओमेगा स्क्वायर इज 4, इसलिए ओमेगा इज 2। ओमेगा 2 आ गया। ओमेगा होता है बच्चों 2π टाइम पीरियड, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा पाई सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसका ऑप्शन होगा पाई सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन भी आसान ही दिख रहा है मुझे। कह रहा है कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। ठीक है, बहुत अच्छा जी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता क्या है ओमेगा स्क्वायर ए, यस, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। तो ये क्या होता है बच्चों ए ओमेगा, ये है बीटा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, ऊर्जा 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 भैया ऊर्जा। ओमेगा इज अल्फा बाय बीटा, और आप जानते हो ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड। तो बस टाइम पीरियड क्या लिखोगे 2π बीटा बाय अल्फा, बस हो गया कहानी खत्म। 2π बीटा बाय अल्फा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आने लगा होगा सेक्शन बी के भी कुछ पार्ट्स। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, द एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM एज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम बराबर 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से नीट के 2023 में आए हुए क्वेश्चन थे, बहुत ईजी वे में क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्या कह रहा है। पहले आप इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ से आपको क्या पता लग रहा है, इस ग्राफ से ये आपको पता लग रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों ये है 1, यही होता है एम्पलीट्यूड बच्चों, ये होता है एम्पलीट्यूड। अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या है वो बताओ, 0 से लेके 2π के बीच में, ये रहा 0, ये रहा 2π, ये रहा पाई। तो 0 से लेके 2π के बीच में जो समय होता है वही होता है टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 8 सेकेंड। बहुत अच्छी बात। अगर टाइम पीरियड निकल गया तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2π बाय टाइम पीरियड, मतलब 2π बाय 8। तो भाई ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों π/4।
तो अब हम एक चीज़ और पता कर सकते हैं यहाँ से कि इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा। क्या होगा इसका जनरल इक्वेशन? x इक्वल टू 1, a मतलब 1 साइन π/4t ओमेगा t, और इनिशियल फेज 0 है क्योंकि मीन से चल रहा था बस। अब बच्चों हमें करना क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिए। हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, मैं तरीका बताया था कि अगर हमें इक्वेशंस पता है x इज 1 साइन π/4t और इससे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगा। एक बार करूंगा तो v आएगा, v इज dx/dt एंड दिस इज 1 गुना π/4 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos π/4t। इसको एक बार और कर दीजिए तो a निकल जाएगा dv/dt, सुन लेना dv/dt, तो ये हो जाएगा 1 इंटू π/4 गुना π/4, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो π/4 बाहर निकल जाएगा, तो cos का माइनस साइन होता है बच्चों। चिंता ना करिए, मैथमेटिकल टूल्स मैं कल रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप अच्छे से मैथमेटिकल टूल्स कर लेना, फिर तो दिक्कत ही नहीं होगा। कितने समय पे बात करने जा रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, कितने समय बात कर रहा है, समय बराबर 2 सेकेंड। बस इस समय को पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। कितना हो गया ये? -π²/16 साइन π/4 गुना 2। बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि साइन 90 होता है 1, इसीलिए डाटा इज माइनस में π²/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड योर आंसर एक्सेलरेशन। अब प्लीज चेक, कोई है ऑप्शन में तो आप देख सकते हो ऑप्शन में कौन सा आया, माइनस में पाई, ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या कहना चाह रहे हैं? अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो भाई इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और क्या क्या बोला गया? व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। बहुत अच्छी बात। जब x का वैल्यू 4 था, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। यही तो बोला ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप बता दो ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस x² इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, कारण नेगेटिव भी मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव आ जाएगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a² माइनस x² इज ओनली ओमेगा स्क्वायर x²। डोंट वरी, हमें सब दे रखा है। a दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x दे रखा है 4, 4 4 16 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x²। x कितना दे रखा है? 4, 4 4 16, तो ये हो जाएगा 9/16 इज ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 9/16, तो ओमेगा हो गया 3/4, स्क्वायरिंग ये अंडर रूट कर दिया तो ओमेगा होता क्या है? 2π बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या लिखेंगे आप? 4 दूनी 8π/3, इतना सेकेंड हो जाएगा बच्चों। है कोई ऑप्शन? यस, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इस साल के सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक ये पूछे जा सकते हैं। थोड़े से अलर्ट मोड पे रहिए बच्चे। ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है कि पार्टिकल है जो SHM कर रहा है, जहाँ x1 था तो उसकी वेलोसिटी v1 था, और जब ये x2 था तो इसकी वेलोसिटी v2 हो गया। तो बताएं टाइम पीरियड क्या था? तो बच्चों हम कैसे सोचेंगे, जरा सोचिए कि मान लीजिए कुछ ऐसे सोचते हैं हम लोग कि मान लीजिए एक पार्टिकल SHM कर रहा था बच्चों, जिसका एम्पलीट्यूड a था। तो v का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। जब पोजीशन x1 था तो वेलोसिटी v1 था। बहुत अच्छी बात। जब पोजीशन x1 था तो वेलोसिटी v1 था। मैं इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा आपको। v1² इज ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। चलो बहुत अच्छी बात, हमने स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दिया। ये हमारा पहला इक्वेशन बनके तैयार है। फिर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई जब वो x2 लोकेशन पर था तो उसकी वेलोसिटी v2 था। कोई बात नहीं जी, बिल्कुल वैसा ही काम करिए। फिर से मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए कि v2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। बस इसको भी ऐसा ही करिए स्क्वायरिंग करके। तो v2 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करिए, ऐसे घटा दीजिए। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज, देख सकते हो आप, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा ऐसे, और वो आएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ही रहेगा बच्चों। तो आप देख सकते हो कि जो आपका ओमेगा स्क्वायर आया वो आया है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया बच्चों? अगर आप देखो तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? फिर ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट में इतना। हमसे पूछा क्या गया है? टाइम पीरियड। कोई बात नहीं, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो सारे बच्चे मुझे बताएं टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 2 पाई अंडर रूट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। बस हो गया, आपने सॉल्व कर दिया इसको। ये इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमारे सामने जो बच्चों कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कुछ इस प्रकार आ रहा है, एनर्जी इन SHM। तो एक एक पॉइंट्स को आप समझते चले जाएं, इंटरटेन करते चले जाएं। हमें सबसे पहले डिस्कस करना है काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। और मुझे ये बात भी पता है v होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो होगा हाफ m v स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या तो आप ऐसे ही छोड़ दो या इसको आप थोड़ा सॉल्व कर दोगे। जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर होता है k बाय m ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि आप तो जानते हो ओमेगा स्क्वायर होता है k बाय m, बस m से m कैंसिल कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आया वो आ गया हाफ k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। तो आपके सामने में दो फॉर्मेट दिया है मैंने काइनेटिक एनर्जी का, ये फॉर्मेट, एक और फॉर्मेट। आप कोई भी एक फॉर्मेट को याद रखो, काम चल जाएगा। आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट को ध्यान रखोगे तब भी बात बन जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आप तो जानते हो मुझे डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं F इक्वल टू माइनस में du/dx निकालना होता है। K होता है m ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम बात करेंगे अगर टोटल एनर्जी के ऊपर में, तो टोटल एनर्जी होता है बच्चों सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो आप? हाफ k, अभी निकाले थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाले हो? हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों को सॉल्व कर दो बच्चों। जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों तो डाटा क्या मिलेगा? थोड़ा ध्यान देना, हाफ के ए स्क्वायर ओनली, बिकॉज हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। तो आपने एक बात नोट किया कि जो टोटल एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है एक्स से। द टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स से कोई मतलब नहीं है। टोटल एनर्जी इज independent of
नेक्स्ट। कई बात याद रहेंगे आपको बिल्कुल। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहता है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो होता क्या है वैसे, हाफ के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ के, क्या होता है बताओ, आप बताओ मैं क्यों बताऊं, अभी समझाया था ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है और क्या होता है। टोटल ये होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी, दोनों को सॉल्व कर दो, बस सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये कितना हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इन दोनों का रेशियो था। कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है ना, क्या कहना चाह रहा है, इन दोनों का रेशियो ही पता करना था। वेर इज डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, कोई बात नहीं जी, एक्स का वैल्यू a/2 तो मतलब ए स्क्वायर बाय 4, और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो मैं आराम से कह सकता हूँ ए स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर बाय 4, ये से ये कैंसिल, द डाटा इज 1:3। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता दीजिए और आप आसानी से बना सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाह रहा है, क्या पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर कह रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के से हाफ के साफ कर दो तो आप कह दोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो आप कह सकते हो ए स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस a/√2। हो तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और ये प्लस माइनस क्यों आया भाई, इधर भी और इधर भी क्यों, क्योंकि आप तो जानते हो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एक्सट्रीम पे, इधर भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और उधर भी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो इसका मतलब कोई ऐसा लोकेशन है दोनों तरफ, इस मेन पोजीशन से इधर भी और मेन पोजीशन से उधर भी, जहाँ पर मैं कह सकता हूँ और खुल के कह सकता हूँ कि भाई वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों, क्या कहना चाहता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया भाई साहब, एम्पलीट्यूड इज 3 सेंटीमीटर। The displacement at which kinetic energy becomes 25% more than potential energy। अच्छा जी, 25% more, ओहो, इसका 25% ज़्यादा है, मतलब मैं खुल के बोल सकता हूँ u + u/4। अच्छा अब समझ में आया, 25% का मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 5u/4। अरे कहाँ यार, क्या बातें करते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/4 गुना हाफ के एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, हाफ के से हाफ के साफ कर दो और सॉल्व कर दो। 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, फिर से देखो, 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज 5x स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा तो 4a स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, 2/3a, और आप जानते हो a का वैल्यू दे रखा है 3, तो जैसे इसको पुट करोगे बच्चों तो वैल्यू आ जाएगा 2। अच्छा एक बात बताता हूँ, इसके ऑप्शंस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये JEE मेन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, करंट ईयर्स में पूछे, शायद 22 या 23 के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब मुद्दा ये था कि भाई हमारे एग्जाम में आएगा तो क्या होगा, हमें ऑप्शन दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, ऑप्शन कौन देखने जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बस बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब इसके कुछ ग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस ग्राफ को याद कर लेना कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। समझ पा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का जो ग्राफ होता है ना,
वो ऐसा होता है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ये होता है, वैसे डाउनवर्ड पैराबोला। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ऐसा ग्राफ जो होगा वो होगा अपवर्ड पैराबोला। याद जरूर कर लेना, इसको पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, हम आगे देखते हैं टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स। तो टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा आप जानते हो। टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स की बात अगर हम करें तो टोटल एनर्जी हो जाएगा और एक्स का ग्राफ जो हो जाएगा वो सोचो, टोटल एनर्जी होता है ½ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये एक्स से इसको कोई मतलब ही नहीं है, एक्स से इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधा सीधा बात करो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि आज आपको मैंने एक वीडियो पहले से प्रोवाइड किया है और ये लेक्चर अगर आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो टॉपिक संभाल नहीं पाओगे। चिंता मत करो, आपको हम PDF भी अब हर वीडियो में दिया करें। हर बच्चे का एक कमेंट्स थे कि सर आप PDF प्रोवाइड ही नहीं करते हो, कैसे पढ़ाई करेंगे। चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैंने आपको PDF प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। हम आपके कमेंट्स बिल्कुल हमें अच्छा लगता है, अगर हम में कोई कमी है तो हम जरूर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो मेरे बच्चे बस इतना ध्यान रखना, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। याद रखना, लिखते हैं रामदास सिंह दिनकर जी, बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, बाय।